कैबिनेट मंत्री अनिल विज एक नए रंग में दिखाई दिए। कैबिनेट मंत्री ने देशभक्ति का गाना गाया। उनका ये वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गया। साइबर सिटी गुड़गांव में एक बार फिर से सब्जियों का संकट गहरा सकता है। दरअसल गुड़गांव की एकमात्र सब्जी मंडी यानी अनाज मंडी में लगने वाली आड़तियों के ठिकानों को मार्केट कमेटी ने गुड़गांव में जमीन दो कर दिया है, जिससे आड़तियों समेत कई हजार सब्जी विक्रेताओं की रोजी रोटी पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। कृष्णपाल यादव पूर्व प्रधान। सर, हमारे को तो खैर 4 महीने हो गए जिस टाइम ये इस शेड की बनाने की इनकी स्कीम आई थी। उस टाइम से ही जैसे हमारे को मालूम हुआ, हम सेक्रेटरी साहब से मिले, सेक्रेटरी साहब से लेके हम सीए तक मिले, लेकिन हमारे को कोई किसी तरह का ठोस आश्वासन नहीं दिया गया। हमने ये बोला था भाई ठीक है, आप इस शेड को बनाओ, हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन शेड बनाने के बाद में जो व्यापारी भाई यहाँ कार्य कर रहे हैं, ये शेड उन्हीं को ही मिले। हमारे को तकरीबन 32 साल हो गए। सन 1984 में हम गुरुद्वारे रोड से हमारे को उठा के लेकर आए थे यहाँ पे, यहाँ लाके बसाया था खाड़सा रोड के बिल्कुल नजदीक। वहां से सन 1990 के अंदर वहां से उठा के हमारे को यहाँ बसाया अनाज मंडी के कॉमन फड़ से। 2012 में ये अनाज मंडी से सब्जी मंडी में कन्वर्ट भी कर दी गई है जगह। हमारे यहाँ इस कॉमन फड़ के लाइसेंस भी बनाए गए हैं। कितनी नहीं की बिल्कुल कोई भी किसी तरह की मैडम ने सुनाई नहीं करी। ये कहने लगी एक रोड पे बैठ जाना। अब रोड पे कहाँ बैठेंगे, ये आप भी देख रहे हो, रोड पे जगह है कहाँ। इन्होंने तो बिल्कुल 5 मिनट के अंदर उजाड़ के रख दिया सब कुछ। सरकार की तरफ से किस तरह का आश्वासन मिला गया? सरकार की तरफ से कोई किसी तरह का आश्वासन नहीं मिला। कई बार गए हम मार्केट कमेटी मैडम से लेकर सीए साहब तक गए और लगा के एमएलए साहब से लेके और सीएम साहब तक मिले, लेकिन हमारे को कोई भी किसी तरह का ठोस आश्वासन नहीं मिला। क्या नाम है आपका? भूप सिंह है। भूप सिंह जी, किस तरह की कार्रवाई आज ये हुई है, आप क्या कहेंगे? बस सर, ये हमारे यहाँ करीब 250-300 जो आड़तियाँ काम कर रहे हैं काफी सालों से, 32 साल सबको लाइसेंस मिला। मार्केट कमेटी अधिकारी ने हमें बैठाया था और सभी करीब 4-5 लाख आदमी यहाँ काम कर रहे हैं, जो छोटा दुकानदार हो चाहे बड़ा दुकानदार हो। लेकिन इन्होंने बहुत हमारे साथ अन्यायपूर्ण कायरतापूर्ण काम किया। मार्केट कमेटी वालों ने इन्होंने कोई हमें लिखित में कोई नोटिस भी नहीं दिया भाई तुम्हारे को हम कोई दुकान देंगे या ऐसा करेंगे, लेकिन उन्होंने हमारे साथ गलत नीतियाँ करके बहुत गलत काम कर दिया सर। और करीब 5 लाख आदमी रोजी रोटी का सवाल था। इन्होंने सारा हमारी दुकान को तोड़ दिया और सब बेघर हो गए हैं, सबकी रोजी। इनका ये कहना था कि लाइसेंस नहीं है आपके, लाइसेंस कहीं और के हैं, काम कहीं और। नहीं, ये कुछ लोगों ने अक्रोचमेंट कर रखी थी, मानता हूँ इन अक्रोचमेंट पर इनको स्टेप लेना था, लेकिन हमारे जिन लोगों को लाइसेंस दे रखे हैं, जो स्टेप वाइज लोगों ने बैठा रखे हैं, अक्रोचमेंट पर कार्रवाई करनी थी। ये कहते चने के साथ घुन पीसने वाला काम हो गया। और बहुत से आड़ती जो अक्रोचमेंट फजूल जो बैठे हुए हैं, इनको पर गवर्नमेंट ने कोई कार्रवाई नहीं करी। हमारे आड़तियों पर भी इन्होंने कार्रवाई करके हमारी रोजी रोटी छीन ली इन लोगों ने। ठीक है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामपाल सैनी। रामपाल जी, क्या कहेंगे कि किस तरह की कार्रवाई है ये? कार्रवाई बहुत गलत है। करीब कम से कम 40 साल से यहाँ आरटी लाइसेंस लेकर बैठे हुए थे, मार्केट कमेटी के लाइसेंस दिए हुए हैं और इस गुड़गांव और सब्जी मंडी से लाखों आदमी जुड़ा हुआ है। और कल क्या होगा शहर में आपको पता लग जाएगा। यहाँ से इतनी सब्जियाँ सप्लाई होती है, कहाँ जाएगा जमींदार, कहाँ जाएगा किसान, कहाँ जाएगा और खरीदार कहाँ जाएगा? ये बहुत गलत काम। किसके इशारे पे काम हुआ सारा, क्या कहेंगे सर? इसके साथ हमने तो सरकार से लेके एमएलए से सीएम तक हमने बहुत गुहार लगाई, लेकिन हमारी कहीं सुनवाई नहीं। और हमने पूरी कोशिश करी है हमारे बीच में समझौता बैठकर, लेकिन सरकार। किस नेता से मिले आप लोग? हम लेके उमेश अग्रवाल से और सीएम श्री मनोहर खट्टर से मिले, सीए से मिले, अफसरों से सीख सकते, लेकिन हमारे को उजाड़ने से पहले हमारे को बसाने का इंतजार किया, लेकिन कोई बसाया नहीं, कोई उजाड़ दिया, बिना नोटिस दिया सब तोड़ दिया। ये मैम किस तरह की तोड़फोड़ है आज? ये कहाँ पे तोड़फोड़ कर रहे हैं आप? ये तोड़फोड़ नहीं है, ये हम अपना कब्जा अपनी सरकारी जमीन में कब्जा डाल रहे हैं। कहाँ की सरकारी जमीन है? मंडी की। तो मैम इनका ये आरोप था कि पहले जो है इनको बसाया जाना चाहिए था या फिर कहीं जगह प्रोवाइड कराई जानी चाहिए थी, उसके बाद जो है इन लोगों को शिफ्ट किया जाता है, इसके बाद इस तरह की कार्रवाई तर्कसंगत होती है। तर्कसंगत क्या है? सबके लाइसेंस बाहर के हैं। इन सभी के लाइसेंस जो है वो नहीं है यहाँ पे। तो मैम इतने सारे लोगों को जो उजाड़ा गया है या फिर जो रोजी रोटी थी इनकी,
उसके ऊपर जो है संकट जो है खड़ा हो गया है। इस बारे में क्या जिला प्रशासन ने पहले से कोई तैयारी नहीं की थी या फिर इन लोगों से कोई बातचीत करने की कोई बिल्कुल बातचीत की थी इनसे प्रॉपर बातचीत की गई थी। 3 महीने से हम बातचीत ही कर रहे थे इनसे। हाँ जी। कि भाई आपको हम जैसे आप कहते हो वैसे करेंगे हम। हाँ जी। आप आधा बनवाना चाहते हो आधा बना देंगे। हम यहाँ पर बना रहे हैं शेड, कॉमन प्लेटफॉर्म के ऊपर शेड बनाएंगे। हाँ जी। तो हमने इनको सारी सुविधाएं दी थी, सारी बातचीत करी थी, मगर ये किसी बात पे एग्री नहीं किया। कुछ किसानों ने भी इस चीज को लेकर जो है एक आपको लेटर दिया था कि पहले जो है वो हमारी समस्याओं को भी देखा जाए, आड़ती नहीं रहेंगे तो फिर कौन खरीदेगा उनकी सब्जी। उन्होंने कहा था हम खुद बेच लेंगे अपनी सब्जी। किसानों ने आप हमें जगह दे दो, बस हम खुद बेच लेंगे अपनी सब्जी। हमने उनको कहा था हमारी ये 1 एकड़ जगह खाली पड़ी है किसान मंडी, वो चारा मंडी, आप वहाँ बेच लो। लेकिन मैम कुछ किसान नेताओं से भी हमारी बातचीत हुई थी, वो वही किसान लोग थे जो आपके पास मिलने आए थे। उनका साफ तौर से कहना था कि जो आड़ती उनकी जो सब्जी खरीदता है वो उधार में खरीदता है, और जो खरीदार लेके जाता है यहाँ से वो भी जो रेडी वाले होते हैं, जो पटरी वाले होते हैं या फिर दुकानदार होते हैं, वो भी जो है नहीं, इस बात से हमारा कोई वो नहीं है। तो तकरीबन कितने एकड़, इस बारे में हम क्या तकरीबन कितने एकड़ जमीन है और कितने कब्जा था जो आप, 400 एकड़ है। कितने लोग बैठे थे जो अवैध कब्जा करके बैठे थे? अवैध कब्जा था क्या मैम? 100 ये अवैध कब्जा था। अवैधी है, समझ लो अवैधी है। कैथल में एक बार फिर से किसानों ने जिंद रोड बाईपास पर लगाया जाम। एक तो पहले से ही किसान धान की धीमी खरीद हो रही थी और उठान नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से मंडियां धान से भरी हुई हैं। किसान पहले से ही परेशान है और आज राइस मिलों के इन राज्यव्यापी हड़ताल के कारण इस परेशानी को और बढ़ा दिया है, जिससे परेशान होकर किसानों ने जाम लगाकर अपना रोष प्रकट किया। इसी को लेकर आड़तियों और स्थानीय दुकानदारों ने मार्केट कमेटी के अधिकारियों के सामने ही जमकर मुर्दाबाद के नारे लगाए। इसमें से कि आज जितने भी कैथल मंडी के जो जमींदार जो अपनी जीरी की फसल लेके आए थे, इनका ये कहना कि हम पिछले कई दिन से यहाँ पे बैठे हुए हैं और हमारी जीरी की जो है खरीद नहीं हो पा रही है, और ना ही कोई अधिकारी और कर्मचारी मंडी के अंदर है जिससे कि हमारी खरीद हो सके। और इस बात से रुष्ट होकर इन लोगों ने आज अपना जाम लगाया, और अभी तक है ना इस डिपार्टमेंट का कोई भी अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। आज किसान के सामने अपनी फसल बेचने की एक बारी समस्या आई हुई है। 10 दिन से सरकारी बोली शुरू हुई है, उसके अंदर 4 दिन हड़ताल में गुजर गए। आज फिर दोबारा 8 तारीख को कैथल की मंडी में राइस मिलरों ने हड़ताल कर दी। किसान 3 दिन हो गए अपनी धान लिए बैठे है, आज उसका एक भी दाना नहीं खरीदा गया धान का। और किसान ने कोई राजी नहीं है, किसान ने रोड जाम करके या किसी को तंग करके आम जनता को परेशान करके किसान कोई राजी नहीं है। ये तो सिर्फ अपनी फसल बेचने आता है, जब इसकी फसल नहीं बिकती तो ये मजबूरी में रोड पर आता है, क्योंकि इसने पता है भी रोड पर भी हमारे भाई चलते हैं। बड़ी मुश्किल से 6 महीने मेहनत करके अपनी फसल को पुकाता है, जब मंडी में लेके आता है तो लेने वाला नहीं होता, तो किसान की बेचारे की बहुत बुरी दशा हो जाती है। हम सरकार से कहते हैं कि ये तीसरा सीजन है जब से बीजेपी सरकार आई है। 2 साल पहले किसान की लुटाई हुई है, अब भी लुटाई हो रही है। मूल्य 1510 रुपये, खरीद रहे हैं 1100 से लेके 1300 रुपये तक। 1300 रुपये से ऊपर एक भी नहीं लेते। कल तो कमाल हो गया, जिस डेयरी का 17 मोस्टर था वो भी नहीं ली, क्योंकि आज किसान को ये पूरी विश्वास हो चुका है कि ये सरकार किसान की विरोधी है और व्यापारियों की सरकार है। ऐसे प्रतीत होता है हमें पहले तो लगता था भाई ये सरकार है जो बीजेपी व्यापारियों की है, आज ये साबित हो गया ये व्यापारियों की सुनती है, किसान की बिल्कुल भी नहीं सुनती। 3 दिन हो गए किसान दुखी है, चेहरा मुरझाया हुआ है बेचारे का, दिन रात मेहनत करता है, सांपों से लड़ता है, जब मंडी में अनाज लेकर आता है तो इसका कोई भी कदर नहीं है। तो हमें सरकार से कहते हैं कि भाई इसको फैसले को जल्दी से हल करे, किसानों का एक एक दाना बिकवाए, नहीं किसान मजबूर होंगे आगे कदम उठाने के लिए। पीछे आप उदाहरण देख ले, जिसने नहीं चाहते हरियाणा में दोबारा कंडाला कांड हो। हम शांति चाहते हैं, हम अपने दाने बेचने चाहते हैं। हम किसान को खेत के अंदर बहुत काम है,
किसान के पशु है, बच्चे हैं, लेकिन मजबूरी है किसान की आज रोड पर बैठा है जो किसान खेत में होना चाहिए। ये सरकार की पॉलिसी गलत नीति के कारण है। कल भी जाम लगाया, आश्वासन दिया, एसडीएम साहब आए, डीएफएससी साहब थे और जो मार्केट कमेटी के सचिव थे उन्होंने विश्वास दिया था अब आपका एक एक दाना खरीदा जाएगा, लेकिन कल भी दाना नहीं खरीदा कैथल की मंडी में। किसान दुखी है। तो बिल्कुल नहीं। हम बार बार कहते हैं भाई इस समस्या को हल करे, कोई भी तरीका निकाले। किसान की चाहता है भाई मेरी धान में जितना मॉइस्चर हो उसी हिसाब से खरीदे। किसान अड़ नहीं रहा, किसान धान बेचना चाहता है, जितना मॉइस्चर है उसके हिसाब से किसान को रेट दिया जावे। किसान खुशी खुशी अपनी धान बेचने के लिए तैयार है। अगली बिजाई करने के लिए भी किसान में रुकावट आएगी। अगर ये हालत रहा तो किसान खेती करने ना करने पर मजबूर हो जाएगा अगर ये सरकार रहेगी। विधायक उमेश अग्रवाल ने शनिवार को रेलवे स्टेशन के निकट भीमगढ़ खेड़ी में चलाया सफाई अभियान। सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ताओं ने भी लिया हिस्सा। विधायक उमेश अग्रवाल ने कहा कि शहर के प्रत्येक शनिवार को चलाया जाएगा सफाई अभियान। वे स्वयं हर शनिवार 2 घंटे लगाएंगे सफाई अभियान में। इसके अलावा पार्टी कार्यकर्ताओं और आम लोगों को भी वो करेंगे सफाई के लिए प्रेरित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संपूर्ण स्वच्छता आंदोलन को करेंगे कामयाब। जिला गुरदासपुर की नबीपुर कॉलोनी में बहुत समय से लोगों को सीवरेज और वाटर सप्लाई की समस्या का सामना करना पड़ रहा था। लोगों ने इस समस्या को हल करने के लिए एमएलए गुरदासपुर से मुलाकात की और अपनी परेशानी बताई। लोगों की समस्या का हल करते हुए आज 13 करोड़ की लागत से सीवरेज वाटर सप्लाई का प्रबंध किया गया, जिसका आज एमएलए गुरदासपुर गुरुबचन सिंह द्वारा उद्घाटन किया गया। उद्घाटन अपने हिसाब ने किया। इस विच बहुत सारे लोग जो कि शुरू तो ही नवीपुर कॉलोनी विच लोगों की मांग सी साडा सीवरेज और पानी की समस्या दूर की जाए, जो कि असी बार बार अपने हिसाब को मांग की थी और उन्होंने साड़ी मांग स्वीकार की। इसलिए मैं अपने हिसाब का बहुत धन्यवाद। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਰੱਖਿਆ, ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 13 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਨਵੀਪੁਰ ਪਿੰਡ ਨਵੀਪੁਰ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰੇਜ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਸੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਛੱਪੜ ਸੀਗਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਡਰੇਨ ਹੈ, ਤੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਖੜੋਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਗਰ ITI ਮਾਨਤੌਰ ਸਿੰਘ उधर भी असं अगले हफ्ते 14 करोड़ की लागत का नींह रख रहे हैं। वो भी कल ही हले वो मंजूरी मिली है, बादल साहब वालों वर्क आर्डर जो कंट्रैक्टर है उन्हें मिल गया। तो वो भी सारे इलाके में जिथे बहुत पुराना पछड़िया इलाका समझा जाता रेलवे फाटक तो पार, उत्थे भी अगले हफ्ते का काम शुरू करावांगे। ये नाल डेवलपमेंट के होर ही काम चल रहे हैं। अमृतसर में डेरा स्वर्गीय हीरा महंत में मां भगवती का गुणगान हो रहा है। विजय महक, सुरेंद्र जी, अमर जी अपनी भेंटों से लोगों को निहाल कर रहे हैं। पंजाब कांग्रेस के उपाध्यक्ष श्री ओम प्रकाश सोनी, कैबिनेट मंत्री अनिल जोशी, बीजेपी सचिव तरुण चुंग और संजय शर्मा विशेष रूप से मां की हाजिरी लगाने आए। मंदिर कमेटी द्वारा सबको सम्मानित किया गया। कोलकाता के साइंस सिटी का दौरा कर अंबाला लौटे प्रौद्योगिकी मंत्री अनिल विज ने कहा कि अंबाला में जल्द साइंस म्यूजियम बनाएंगे और मुरथल में 125 करोड़ की लागत से साइंस सिटी बनाने की प्रपोजल है। अनिल विज ने कहा कि आजकल बच्चों में साइंस की तरफ जाने की प्रवृत्ति कम हो रही है, उनका भी रुझान बढ़े, यही हमारा मकसद है और इसके लिए केंद्र से मंजूरी मिल चुकी है। जल्द ही मुरथल में साइंस सिटी बनाई जाएगी। देखिए, अंबाला में साइंस म्यूजियम बनाने की प्रपोजल है और मुरथल में साइंस सिटी बनाने की प्रपोजल है। नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम्स का जो हेडक्वार्टर है वो कैलकाटा में है। हम उनके साथ बातचीत करने के लिए गए थे ताकि ये प्रोजेक्ट की रूपरेखा बनाई जा सके और इनको जल्दी शुरू किया जा सके। वहाँ उनके साथ हमारी विस्तार से चर्चा हुई है, उनके सभी अधिकारियों के साथ, और वहाँ जो बनी हुई साइंस सिटी है वो भी उन्होंने हमें दिखाई है ताकि कंसेप्ट क्लियर हो सके कि क्या बनाना है। इसमें
साइंस के जो नियम हैं उनके आधार पर एग्जिबिट्स बनाए जाते हैं, जिसको लोग आकर देखते हैं, एंजॉय भी करते हैं और साइंस के नियम को भी समझते हैं। और इसके पीछे मकसद भी ये है कि लोगों को अधिक से अधिक साइंस की ओर आकर्षित करना, और बच्चों में भी जो आज कुछ साइंस की तरफ जाने की प्रवृत्ति कम हो रही है, उनका भी रुझान बढ़े साइंस की तरफ, वो इसका मकसद है। और उसके लिए पूरी तरह से मंजूरी है, केंद्र की मंजूरी है उसके लिए, और जल्दी ही उनको जमीन हम ट्रांसफर कर देंगे और वो इसके ऊपर बनाना शुरू कर देंगे। अंबाला में भारतीय सेना से रिटायर्ड हुए चीफ ऑफ स्टाफ सोमनाथ झा शहीद हुए भारतीय सैनिकों के लिए अकेले साइकिल यात्रा करेंगे और लोगों को भारतीय सेना की जानकारी देंगे और लोगों को सेना में जाने के लिए भी प्रेरित करेंगे। रिटायर्ड चीफ ऑफ स्टाफ सोमनाथ झा ने कहा कि वे अपने तरीके से भारतीय शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि देंगे। उन्होंने बताया कि 21,000 सैनिकों को श्रद्धांजलि के लिए वे सभी 29 राज्यों में जाएंगे और 7.5 महीने में भारत यात्रा कर दिल्ली के इंडिया गेट पर अपनी यात्रा समाप्त करेंगे। सोमनाथ झा 30 सितंबर को ही भारतीय सेना से रिटायर्ड हुए हैं और 19 अक्टूबर से वे अपनी यात्रा शुरू करने वाले हैं। ये तकरीबन 21,000 का फिगर मैं मद्देनजर रखते हुए मैं ये इस श्रद्धांजलि के लिए निकल रहा हूँ। तो मैंने डिसाइड किया कि मेरे तरफ से जो श्रद्धांजलि होगा, कोई पूजा पाठ करके नहीं, कोई वॉर मेमोरियल में जाके सल्यूट करके नहीं, मैं एक थोड़ा यूनिक सा श्रद्धांजलि करने का सोचा हूँ। और वो होगा कि मैं साइकिल पे अकेले सोलो साइकिल पे बैठ के मैं जाऊंगा और हर एक शहीद के लिए 2 मिनट साइकिल चलाऊंगा। तो अगर 2 मिनट तो तकरीबन 21,000 अगर है तो समझो 42,000 मिनट हो गए साइकिल चलाने का। अब उसको तोड़ निचोड़ के जब निकालो आप, तो मेरा ये जो मैं अभी जो निकलूंगा एक जर्नी पे, वो जर्नी तकरीबन 12-13 हजार किलोमीटर लंबा जर्नी हो। गुड़गांव में 13 साल के बच्चे की नाक से गोल्फ बॉल के साइज का ट्यूमर निकाला गया। दरअसल गुड़गांव के पारस अस्पताल के डॉक्टर्स की टीम एंडोस्कोपिक सर्जरी के जरिए बिहार से आए इस बच्चे को नई जिंदगी दी है। बिहार का 13 वर्षीय सोनू बिहार से लेकर दिल्ली तक इलाज के लिए भटक चुका था, पर पारस अस्पताल के ENT और स्कल बेस सर्जरी विभाग के कंसल्टेंट डॉक्टर राम माधव साहू की देखरेख में उसका डायग्नोसिस हुई और एंडोस्कोपिक तरीके से उसकी सर्जरी हुई। ये 13 साल का एक बच्चा है, इसकी नाक के अंदर एक ट्यूमर था। जो ट्यूमर का नाम है जुवेनाइल नासोफैरिंजियल एंजियोफाइब्रोमा, और ये ट्यूमर काफी बड़ा था। इसके जबड़े के अंदर से आके ये फेस में स्वेलिंग ला रहा था, और ये ट्यूमर खून की गांठ का होता है। तो ये बहुत सारे बेसिकली इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि इसको टेक्निकली फॉर द अप्रोच, लाइक हम अगर इसको अप्रोच करेंगे तो जबड़े को खोल के रोटेट करके निकालना पड़ता है, क्योंकि वी नीड ए लॉट ऑफ एक्सपर्टीज टू कंट्रोल द ब्लीडिंग। द मेन इशू इन दिस ट्यूमर इज के लॉट ऑफ ब्लीडिंग ड्यूरिंग द सर्जरी। बट फॉर ए चाइल्ड लाइक 13 साल का ये बच्चा है, 13 साल के बच्चे को अगर बाहर से कोई स्कार दिया जाएगा तो उसके लिए लाइफ बहुत खराब हो जाएगा आगे। पर हमारा जो एक्सपर्टीज है इसमें, हमने पूरा ट्यूमर एंडोस्कोपिकली निकाला और देयर इज नो ब्लीडिंग इंट्राऑप, like 100 ml bleeding was there intraop and पोस्ट ऑप में कोई आईसीयू स्टे की जरूरत नहीं पड़ी और पूरा ट्यूमर एंडोस्कोप से निकाल गया और कहीं पे चिरा नहीं है बच्चे के मुंह में। बच्चे आपके साथ में बैठा हुआ है एंड पोस्ट ऑफ स्कैनिंग भी हो गया है, वहां पे भी ट्यूमर नहीं है। सबसे ज्यादा मुश्किल इसमें ये होता है कि हम बहुत ही छोटे से नाक से जब इतना बड़ा ट्यूमर निकालते हैं, वी नीड अ लॉट ऑफ एक्सपोजर बिफोर इट, बिकॉज लॉट ऑफ एक्सपर्टीज फॉर दिस सर्जरी। लाइक आपको इतनी छोटे से नाक से इतना बड़ा ट्यूमर निकालने के लिए आपको टेक्निकली बहुत ज्यादा चीजें जानना जरूरी है, जैसे कि एंडोस्कोपिक प्रोसीजर, नाक के थ्रू जाके आपको मैक्सिलर जबड़े के पीछे जाना है, ब्रेन तक जाना है, तो काफी टेक्निकली डिफिकल्ट है। और इस विभाग में बहुत ही कम डॉक्टर ट्रेंड है जो इसको बस नाक से एंडोस्कोप से निकाल लें। यूजुअली जो बाकी जगह पे ये होता है वो एक्सटर्नल स्कार देते हैं, मतलब एक चीरा लगाते हैं ऐसे मुंह पे,
फेस को रोटेट किया जाता है, फिर उसको इजीली निकाला जाता है। लेकिन आपको एक छोटी सी जगह से पूरा ट्यूमर निकालना ये टेक्निकली वेरी चैलेंजिंग है विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन। क्या ये पहली बार हुआ है क्या भारत में? नहीं, भारत में पहली बार नहीं हुआ है, लेकिन ये ट्यूमर जो है ये स्टेज 3 भी है। इसमें काफी बड़ा साइज में एंडोस्कोप निकालना टेक्निकली चैलेंजिंग है, इसीलिए हम आपको ये केस शेयर कर रहे हैं आपके साथ। कब आया था सर आपके पास बच्चा? ये बच्चा हमारे पास 1 महीने पहले आया था। और ये कब ऑपरेशन किया गया? 1 महीने पहले ही ऑपरेशन हुआ है। अच्छा, तो क्या आपके बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है? आपके सामने बच्चा बैठा हुआ है, बिल्कुल स्वस्थ है, स्कूल जा रहा है। ही इज ए वेरी मतलब ब्राइट चाइल्ड। वो स्कूल पे जाता है, बिहार की छोटी सी गांव से है और उसको मतलब पढ़ाई का भी बहुत शौक है और सब कुछ जानता भी है। अगर इसके मुंह में चीरा लगता है तो उसकी लाइक ये लोग डर जाते हैं छोटी सी उम्र में, जब इतना बड़ा सर्जरी होता है और फेस में स्कार आ जाता है तो इसकी सोशल लाइफ खराब हो जाती है। लाइक स्कूल में कोई चिढ़ा देता है, कुछ होता है, लेकिन अभी इसको कोई बोल नहीं सकता। देखिए कि इसका कोई ऑपरेशन भी हुआ है। नाक से सांस नहीं ले पाते थे और मुंह से सांस लेते थे। क्या दिक्कत आती थी इसमें? दिक्कत क्या आती थी आपको? सबसे ज्यादा दिक्कत क्या होती थी? सबसे ज्यादा दिक्कत है कि मैं नाक से सांस नहीं ले रहा था, मुंह बा के सांस ले रहा था। खून भी आता था? जी, आज मोतीनगर में, तो मोतीनगर के डॉक्टर ने यहाँ पर भेजा। अच्छा, तो ये डॉक्टर साहब ने मुझे ऑपरेशन, थोड़ा सा तेज बोलो। ये डॉक्टर साहब ने मुझे ऑपरेशन की और ऑपरेशन करते मैं अपने घर गए। अब आप क्या सही तरीके से खा सकते हैं? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही आपको? मुझे कोई दिक्कत नहीं। खाते हो आप मुंह से? जी खाते हैं। जो नाक सांस लेने में दिक्कत आ रही है? जी सांस लेते सांस लेते हो? आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं? कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? नाम क्या तुम्हारा? कौन, कहाँ रहते हो आप? सीतामढ़ी बिहार में रहते। मेरा नाम लाल बाबू साहू हुआ। कहाँ के रहने वाले? ग्राम पकड़ी, थाना रीगा, जिला सीतामढ़ी। ये हमारा भांजा है। अच्छा, ये कब से बच्चे को प्रॉब्लम थी? आपको कब पता करीब लगा? 1 साल पहले से। अच्छा, तो उसके बाद आपने क्या किया? कहाँ कहाँ घूमे इसके लिए? सीतामढ़ी गए। हाँ। सीतामढ़ी दिखाए और जहाँ तहाँ बताते थे लोग कि फलाना जगह जाइए, फलाना जगह जाइए। जाते थे, दिखाते थे, लगभग काफी खर्चा हो गया, लेकिन बीमारी बढ़ता ही गया। तो फिर बाद में हम यहाँ से दिल्ली लेके आए। मोतीनगर हॉस्पिटल में पहुंचे थे, सरकारी हॉस्पिटल में। तो वहाँ बताया वहाँ के डॉक्टर कि आप यहाँ नहीं, वहाँ जाइए। अच्छा, 1 साल पहले जब ये प्रॉब्लम शुरू हुई थी बच्चे, और अब कितना फर्क देखते हैं ऑपरेशन में? अब तो कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं है। ट्यूमर निकाल दिया?